हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी को एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूं और एनसीईआरटी की नई किताब पढ़ा रही हूं। क्लास 6 से 8 तक मैं पढ़ाने वाली हूं। तो ये क्लास 6 की बुक का 9वां चैप्टर है। जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, एक ही बुक है आप लोगों की, उसी में डिवाइडेशन है। जियोग्राफी की जो लेसन थे उन्हें कंप्लीट पढ़ा दिया है, हिस्ट्री के भी पढ़ा दिए हैं। आज से सिविक्स और पॉलिटी के जो लेसन है वो शुरू हो रहे हैं। तो अध्याय 9 है परिवार और समुदाय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला जो वीडियो आया था उसमें हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गई थी। अनेकता में एकता, विविधता में एकता, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उस लेसन में पढ़े थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिए। आज 9वां अध्याय पढ़ेंगे, परिवार और समुदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अध्याय 9 है परिवार और समुदाय। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाइन लिखी रहती हैं जो प्रत्येक लेसन में लिखी हैं। लिखा है, प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। ये किसने कहा है? तिरुवल्लुवर ने। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक लेसन में दिए गए हैं जिनके उत्तर इसी लेसन में मिलते हैं। तो परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है, परिवार समुदाय क्या है और इसकी भूमिका क्या है? तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसी में मिलेंगे। सबसे पहले जानेंगे परिवार के बारे में। लिखा है, हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। किसी का संयुक्त परिवार होता है, किसी का एकल परिवार होता है। आप किस परिवार में रहते हैं? आपका संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं, संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई बहन। तो संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी है और माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, ताई ताऊ हैं, उनके बच्चे हैं यानी चचेरे भाई बहन। तो ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। यहाँ आप संयुक्त परिवारों के जो उदाहरण हैं चित्र के माध्यम से समझाए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो एकल परिवार होता है, एकल परिवार में दंपति और उनकी संतानें होती हैं, यानी कि माता पिता और उनके बच्चे, तथा कई बार यह अकेली माता या पिता और उनके बच्चों तक सीमित होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि माँ अकेली है, सिंगल मदर है, या पिता अकेले हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। तो एकल परिवार में इस तरीके के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं हैं। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे। भारतीय भाषाओं में इनके नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे संबोधन होते हैं। कुछ भाषाओं जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। तो भाषाओं में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। अपने यहाँ जो हैं, जो साधारण शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं, पिता के बड़े भाई को हम ताऊ कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं, माँ के माता पिता को नाना नानी कहते हैं। लेकिन जो कुछ भाषाएं हैं, जैसे तमिल का एक उदाहरण दिया गया है, इसमें बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द है? अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नाम दिया गया है, हिंदी में शब्द दिया गया है, अंग्रेजी में विवरण दिया गया है। रानी नाम है, हिंदी में शब्द है बहन, तो माँ के भाई की बेटी, कजिन या अन्य संभावित अर्थों में एक। नाम है समीर, हिंदी में शब्द है चाचा, तो पिता के छोटे भाई वो चाचा कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा हुआ है भूमिकाएं एवं दायित्व। तो परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम,
देखभाल, सहयोग और अंत निर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का क्या अर्थ है? एक साथ काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व होता है। उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि उनका बच्चा जो है खुशहाल व्यक्ति बने और समाज के प्रति जिम्मेदार बने। किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हों या भाई बहन आदि की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी भूमिका को समझने लगते हैं, हम अच्छा बुरा भी समझने लगते हैं। तो हमारे परिवार के जो और सदस्य होते हैं, हम उनकी सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आगे लिखा है, दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं और प्रथाओं को भी सीखते हैं। तो अनेक घर ऐसे हैं जिनमें बच्चे उन सभी रीति रिवाजों का पालन करते हैं जो उनके परिवार में वर्षों से चली आ रही हैं। कई परंपराएं हैं, कई प्रथाएं हैं तो उनको मानते हैं। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि उन भूमिकाओं को हम, उन रीति रिवाजों को हम नहीं मानेंगे। कई परिवार ऐसे हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चे अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका पालन करते हैं। आगे लिखा है, अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। अब यदि बात की जाए बच्चे की पहली पाठशाला की, तो वो उसका परिवार होता है। लेकिन जो हमारा विद्यालय है वो भी हमारा परिवार ही है, जहां बच्चे अहिंसा के बारे में सीखते हैं, दान, सेवा, त्याग, इन सब के बारे में सीखते हैं, परस्पर सहायता करने के बारे में, सहयोग के बारे में सीखते हैं। तो विद्यालय भी हमारा एक परिवार है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्रायः अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ें। तो एक कहानी यहाँ दी गई है कि परिवार के जो जिम्मेदार सदस्य होते हैं वो परिवार में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। तो एक कहानी यहाँ पर दी गई है। पहले आप यहाँ पर कहानी के पात्र देख सकते हैं। अब नीचे ये कहानी दी गई है। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका है। शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी अच्चम्मा यानी पिता की माँ, तो केरल में दादी को अच्चम्मा कहा जाता है, और चित्तप्पा यानी पिता के भाई या चाचा, तो जिन्हें अपने यहाँ चाचा कहते हैं वहाँ केरल में उन्हें चित्तप्पा कहते हैं। और चित्ती यानी चाचा या चाची या चाचा की पत्नी, यानी जो चाचा की पत्नी है उन्हें चित्ती कहते हैं। तो सभी लोग साथ में रहते हैं। चिन्नी उनकी एक बेटी है। किसकी? चाचा की छोटी बेटी है चिन्नी, जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई है और उसकी चाची एक गृहिणी है। पूरा परिवार ओणम के त्योहार की तैयारी में जुटा हुआ था। अच्चम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने लिए बल्कि चित्तप्पा, चित्ती और चिन्नी के लिए भी कपड़े लाई। इसका परिणाम यह हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अच्चम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। यह जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। उसे इस बात की खुशी हुई थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले हैं। तो एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है कि शालिनी के जो चाचा चाची हैं वो भी उनके साथ ही रहते हैं। उनके चाचा की नौकरी छूट गई है तो वो आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ओणम का त्यौहार है, सभी के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। तो जो शालिनी के पिता हैं वो सभी के लिए लेकर आते हैं, यानी कि अपने छोटे भाई के लिए, उनकी पत्नी के लिए भी और उनकी बच्ची के लिए भी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि शालिनी को जो रेशमी फ्रॉक मिलने वाली थी वो सादा सूती फ्रॉक मिली है। लेकिन जब उसकी दादी समझाती हैं कि जब परिवार में कोई समस्या आती है तो हमें मिलकर उसका सामना करना पड़ता है, हम सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो शालिनी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उसे उस सूती फ्रॉक को भी पसंद, यानी वो सूती फ्रॉक को भी पसंद करती है, उसे वो अच्छी लगती है। तो यही एक छोटी सी कहानी समझाई गई है। आगे लिखा है, यह कहानी तो केरल की है। आइए अब सुदूर पूर्वोत्तर में मेघालय के एक गाँव की ओर चलें। तो अब बात हो रही है पूर्वोत्तर में मेघालय राज्य की।
लिखा है मेरा नाम तेनजिंग है, मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ। यद्यपि कभी कभी वहाँ जीवन कठिन हो जाता है। तो पहाड़ों का जीवन आप देखेंगे कठिनाइयों से भरा है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो कठिनाइयों का सामना भी करते हैं और फिर भी वहाँ पर रहते हैं। तो तेनजिंग बता रहा है कि मुझे पहाड़ों से प्यार है, मैं यहाँ रहता हूँ। यद्यपि यहाँ का जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन में, जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। तो तेनजिंग की जो माँ है स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन में कार्यरत हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी कभी वह हम सबके लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियां होती हैं, जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं और अन्य कई लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तब वह पास में स्थित कार्यालय में गए, वहां से शिकायत दर्ज कराई। तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्र की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांशतः देखा है कि वे आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती हैं कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए, ये हम सब लोगों को करना चाहिए। हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसे हमेशा बचा कर रखने चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है तो वो हमें बहुत मुश्किल में मिल पाती है। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा जो हमेशा आपके साथ होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप उससे कुछ रुपयों की यदि मांग करते हैं कि मुझे बहुत आवश्यकता है, कि हो सकता है उस समय वो आपको रुपए ना दे पाए या उसकी कुछ मजबूरी रही हो। तो ऐसा सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए भविष्य के लिए हमें अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसे अवश्य बचा के रखने चाहिए। तो तेनजिंग अपनी कहानी में यही बता रहा है कि हम सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। उसके दादा जो हैं आसपास के लोगों की भी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसकी माँ हैं वो भी कार्यरत हैं। और जब कोई खर्चे वाली बात आती है, विशेष खर्चे की, तो सभी आपस में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है समुदाय। तो परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने, मेले, विवाह, अन्य अवसरों के आयोजन पर। तो परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से, आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। यानी कि जो आसपास हमारे पड़ोसी रहते हैं, अन्य परिवार रहते हैं, तो वो सब मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। यानी लोगों के समूह को समुदाय कहा जाता है। तो ये विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे त्योहार मनाने के लिए, मेला, विवाह और अन्य अवसरों के आयोजन के लिए। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए, भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता देने के लिए भी एक साथ आते हैं। जैसे किसी की फसल तैयार हो गई है तो फसल की कटाई करनी है, तो सभी लोग, समुदाय के सभी लोग उसके खेत की कटाई करेंगे, फिर वे सभी लोग मिलकर दूसरे लोगों के खेत की कटाई करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता करते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चरागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। यह अनेक जनजाति समुदायों तथा कुछ ग्राम समुदायों में देखा गया। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कहते हैं, यानी कि कोई लिखित इनका नियम नहीं होता है, तो ये अलिखित नियम पर आधारित होते हैं। तो इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कहते हैं, से समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है। परंतु इसका अर्थ यह भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य होते हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो समुदाय में जो सभी परिवार और व्यक्ति होते हैं, उनके विशिष्ट कर्तव्य होते हैं। ऐसा नहीं किसी ने अपना काम करा लिया और जब दूसरे के काम की बारी आई तो वो चला गया, उसने मना कर दिया, ऐसा नहीं होता है।
सभी को सहायता करनी होती है, तो सभी परिवारों के और सभी व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना होता है। तो यदि उनका पालन नहीं किया जाएगा तो समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक घटना के बारे में लिखा हुआ है जिसे पढ़ना जरूरी है। तो विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विकट जल का सामना कर रहे हैं। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया? भील समुदाय ने। भीलों ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे और वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, यानी कोई मजदूरी नहीं मिली उन्हें इस कार्य के लिए, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने यह कार्य किया। इस हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। तो ये हलमा परंपरा आपको याद रखनी है। अभी नीचे चित्र में भी दिखाएंगे। 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्यों हेतु पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि शिवगंगा आंदोलन के जो महेश शर्मा थे, तो भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। किससे? पद्म श्री सम्मान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गईं और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। लगभग सभी दुकानें बंद हो गईं और सेवाएं बाधित हुईं। अनेक निजी समूहों, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया और अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। तो क्या आपने ऐसी किसी घटना के विषय में सुना है? तो जरूर बताइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखें। पहले मैं जो हलमा प्रथा है उसका चित्र मैं आपको दिखा दूं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हलमा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भीलों ने पेड़ लगाए थे, तालाब बनाए थे, ये चित्र आप लोग देख लीजिए कितने वृक्ष इन लोगों ने लगाए। ये सभी चित्र दिए गए हैं। तो ये चित्र आपको दिखाना जरूरी था। अब एक शहरी समुदाय से संबंधित एक कहानी लिखी हुई है। चलिए अब इस शहरी क्षेत्र से संबंधित एक कहानी जो दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं थे। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 नियमित रूप से बच्चे आने लगे और उनकी पढ़ाई में उनकी रुचि भी बहुत थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफी शोर करते हैं। फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया कि हम वहां पढ़ाने गए थे, किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये वंचित वर्ग के बच्चे थे। ये जो कमल परमार हैं, इन्होंने अपना समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब इन कक्षाओं के बारे में अन्य अध्यापकों ने सुना तो उन्होंने भी यहाँ पर पढ़ाने का निर्णय लिया और जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे थे उन्होंने भी यहाँ पर पढ़ाया, अपना सहयोग दिया। पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां जैसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं।
इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। अंततः समुदाय में आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियां किराने की आपूर्ति के लिए, व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है। तो बिल्कुल जो समुदाय हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जो हमारा जटिल समाज है इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर है। आगे लिखा है, अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली संकल्पना है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। एक जाति या इसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। यानी कि किसी जाति या इसके उपविभाजन को भी समुदाय कहा जाता है। किसी विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह विशेष रूप से एक छोटा समूह होता है, वो भी समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। यह सूची अंतहीन है। अपने विद्यालय में आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो ये जो समुदाय हैं इनकी सूची क्या है? अंतहीन है। आगे बढ़ने से पहले तो फिर पूरे लेसन का यहाँ पर सार होता है। परिवार मानव समाज का आधार है। आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्यों और कार्यों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है। इसका अर्थ यह भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। समुदाय को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं। अंततः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। अच्छा लेसन था। अच्छी अच्छी कहानियां भी इसमें बताई गई हैं जिनसे हमें एक अच्छी सी सीख भी मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।